Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Vigyan Har Ghar Bane Pathshala. Dear students, this is the only channel को फैलती जा रही है एक ही डायरेक्शन में ऐसे। तो यह स्रोत उत्पन्न करने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित कर श्रोताओं तक भेज देता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपका अब ये सैक्सोफोन होता है, जब बाजा होता है, जब आप देखा इसको भी इसी ऊपर कार्य करता है। एक शहनाई होती है, इसका भी आपका इस तरह से होता है आकार शंकुनुमा, तो ये भी यही कार्य करती है। उसके बाद बच्चों आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा ही होगा सबने। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास आप सभी गए होंगे, जब आपका हार्ट बीट चेक करनी हो डॉक्टर उसको ये इन भागों को कान में लगाता है और इसको आपकी चेस्ट में लगाता है। तो बच्चों इसके 3 भाग होते हैं, देखिए कौन कौन से। ये आपका इसको बोलते हैं ईयर पीस, ये कान में लगाते हैं। इसको बोलते हैं आपका चेस्ट पीस, इसको छाती में लगाते हैं। और ये होती है ट्यूब। तो ये 3 भाग होते हैं, ट्यूब, ये चेस्ट पीस और ये ईयर पीस। ठीक है बच्चों, तो स्टेथोस्कोप का उपयोग डॉक्टर अपने शरीर की अंदरूनी खराबी को पता लगाने में करता है। अब स्टेथोस्कोप की ध्वनि का परावर्तन देखो, एक डायाफ्राम एक नली से जुड़ा होता है और नली 2 ईयर पीस होते हैं, जो मैंने आपको बताया। डायाफ्राम
इंफ्रासोनिक वेव्स को परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं और आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, जो भूकंप से आने वाली अश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, वो भी परिसर उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिससे सुनकर कुछ जंतु परेशान होते हैं और उनको पता लग जाता है कि ध्वनि में ये ध्वनि है और इसका क्या होता है कि कुछ होने वाला है। जैसे कुत्तों की ध्वनि, कुत्ते जो है सुन सकते हैं इनको। तो कहने का मतलब जो है कुछ ये ध्वनियाँ इतनी होती है, तो हमारे लिए जो है श्रव्यता रेंज इतनी है और ये अश्रव्य ध्वनियाँ होती है। उसके बाद आती है परश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो बच्चों 20 किलो हर्ट्ज से उच्च आवृत्ति, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब हुआ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनियाँ, उनको हम नहीं सुन सकते या पराध्वनि बोलते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। जैसे बहुत सारे जो आपकी डॉल्फिन होती है, चमगादड़ होती है या दूसरे जीव होते हैं, ये वे ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो चूहे जो होते हैं वो भी पराध्वनि या उत्पन्न करते हैं। बच्चों मनुष्य की इस आवृत्ति की पराध्वनि नहीं सुन पाते, इसलिए ऐसी उच्च आवृत्ति की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। पराश्रव्य मतलब न सुनने वाली ध्वनियाँ। पराश्रव्य ध्वनि का पराध्वनि के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है? देखिए, उच्च आवृत्ति के कारण क्या होता है बच्चों, जो पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि होती है ना, उनको एक निश्चित पथ पर गमन करती है। इसी कारण क्या होता है, चिकित्सा जगत तथा अन्य कई क्षेत्रों में पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सफाई के लिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। देखिए, कई बार मशीनों के भीतरी भागों में हम हाथ नहीं डाल सकते, ना ही पहुंच सकते हैं, तो उनको साफ करने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। जैसे कोई मान लीजिए सर्पाकार नली है, कोई विषम आकार की पुर्जे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, तो इनको साफ करने के लिए क्या किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बच्चों धातु के ब्लॉकों में दरार ढूंढने के लिए भी हम पढ़ रहे हैं पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग। तो मैंने बता दिया पहले इसका उपयोग क्या है, ऐसी जगह का साफ करना जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँच सकते या कोई और चीज़ नहीं। उसके बाद आता है धातु के ब्लॉकों में दरारें हैं कि नहीं, उनको ढूंढने के लिए हम अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स का या पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कैसे करते हैं हम क्या करते हैं बच्चों, बड़ी बड़ी मशीन आदि जो बनाने वाले धातु के ब्लॉक होते हैं उनका उपयोग होते हैं। धातु के ब्लॉक में अगर दरार या गड्ढे आ जाते हैं तो जिन्हें हम बाहर से देखना संभव नहीं होता है, तो उनमें हम पराश्रव्य ध्वनियाँ पास करते हैं, जिसके कारण हम इनका पता लगा सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो आपका ईसीजी होता है बच्चों, आपका ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये एक ऐसी मेडिकल टेक्निक है जिससे हम पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, जो हमारी हृदय के विभिन्न भागों में होती है और हृदय की जो प्रतिबिंब बना जाता है। अब क्योंकि इस तकनीक से हृदय गति का प्रतिबिंब एक ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इस तकनीक को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। अब इस तकनीक से प्राप्त ग्राफ को हम देखकर हृदय की खराबी का पता लगा सकते हैं कि हृदय काम ठीक कर रहा है या कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये था तीसरा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। चौथा है बच्चों पराध्वनि सूचक, यानी अब देखिए पराध्वनि सूचक एक मेडिकल यंत्र है जिसको बोलते हैं हम इकोकार्डियोग्राम, ईसीओ, जिसमें हम पराश्रव्य पराध्वनियों का उपयोग करके मानव शरीर के अंदरूनी भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, जैसे लीवर, यकृत, गॉल ब्लैडर, किडनी आदि। तो इसके द्वारा भी हम इसका इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अब पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग मैंने आपको पहले बताया अल्ट्रासोनोग्राफी में होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है, स्कैनर एक यंत्र की मदद से पराध्वनि मानव शरीर में भेजता है और परावर्तित पराश्रव्य ध्वनि का क्या होता है, सहायता से जो है मॉनिटर अंदरूनी भागों की इमेज बनाता है और इस इमेज को कागज या फिल्म पे प्रिंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद पित्ताशय तथा किडनी की बनी पथरी को तोड़ने में भी इनका उपयोग होता है अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक है, पित्ताशय और पित्ते में बनी पथरी आपने देखा होगी जी, रेजर लाइट से जो है हमने जो है पित्ते की पथरी तोड़ी। बेसिकली क्या होता है बच्चों, मनुष्य की किडनी और पित्ताशय में छोटी छोटी पथरियाँ बन जाती हैं जिसमें दर्द होता है। अब यदि उन्हें नहीं निकाला जाए तो यह अन्य बीमारी के लिए भी खतरा पैदा हो जाती है। तो इनको निकालने के लिए क्या किया जाता है, इनको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है पराश्रव्य ध्वनियों के द्वारा, जो मूत्र के द्वारा बाहर या पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है। उसके बाद आता है बच्चों सोनार। अब सोनार एक ऐसी टेक्निक है जिसको बोलते हैं हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो है आपका सोनार है। इस यंत्र की सहायता से क्या किया जाता है, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा व चाल मापी जाती है। इसको हम सोनार कहते हैं। अब सोनार जो है हमारे हमारी जो नेवी होती है ना, वो इसका इस्तेमाल करती हैं और हमारी जो है बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सोनार जो एक टेक्निक है, जो कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें क्या हुआ आप देखिए, इसमें एक जो हवा में वायुयान है वो पानी के नीचे की जो है इसको सोनार की सहायता से पता कर रहा है कि अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे है, क्या उसकी गति है। ठीक है बच्चों,
उसके बाद आता है आपका, देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया सोनार की सहायता से हम किस प्रकार गणना कर सकते हैं। अब इसी विधि को हम बोलते हैं इको रेंजिंग या प्रतिध्वनिक परास। तो सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों और बर्फ के टुकड़ों, जहाजों, डूबे हुए जहाजों को पता लगाने में किया जाता है। उसके बाद आता है चमगादड़ द्वारा पराध्वनि तरंगों का शिकार पकड़ना। अब चमगादड़ क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करती है जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ सकती है। तो बच्चों, चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो रात्रि के समय सक्रिय होता है, और रात को समय सक्रिय होने वाले जानवरों को निशाचर या नॉक्टर्नल कहते हैं, क्योंकि चमगादड़ जो है अपना शिकार रात के अंधेरे में पकड़ता है इसलिए। तो बच्चों, ये क्या करता है, चमगादड़ द्वारा शिकार पकड़ने की प्रक्रिया विशेष होती है। चमगादड़ क्या करता है, उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, और यह ध्वनि जो होती है उनके रास्ते में आने वाले जितने भी जो जीव जंतु होते हैं उनसे टकरा कर वापस आ जाती है। तो चमगादड़ को अपने कानों में पता लग जाता है कि आगे कौन सा जीव है, तो इस प्रकार वो उनको पकड़ने में सहायता करता है और शिकार को खाने में रात को वो सहायता मिलती है उसको। अब चमगादड़ का नाम जो है काइरोपेट्रा, ये इसका नाम है, यानी चीरोपेट्रा बोलते हैं इसको, या काइरोपेट्रा भी बोलते हैं। ये चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ द चमगादड़। अब पॉरपाइज जो एक मछली है, पॉरपाइज एक मछली है जो पानी में रहने वाला एक जानवर है, ठीक है। अब ये भी उच्च श्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करता है और शिकार पकड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों मानव कर्ण की संरचना। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो आपने मानव कर्ण की संरचना बतानी है। देखिए, कान है, आपको पता है ज्ञान इंद्रिय है, हमें सुनने में यह काबिल बनाता है, हमें सुनाई इसी से देता है। अब ये क्या कहता है, जो सुनने योग्य ध्वनियाँ होती है उनको परावर्तनों को विद्युत केंद्रों में बदलता है, और ये विद्युत केंद्र तंत्रिका कोशिकाओं के थ्रू हमारे मस्तिष्क तक पहुंच पाती है और हम इसको सुन पाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका कर्ण है, इसमें आपका देखिए ये एक बाहर का जो हमारा ईयर पिन्ना है, ये हमारा अंदर वाला जो है इसको बोलते हैं हम मूकधर्क या कर्ण पटल। बाहर वाले को कर्ण पटल बोलते हैं, अंदर वाले को हम मूकधर्क बोलते हैं। फिर इसके अंदर जो भाग है ये निहाई, वलयक, अंडाकार, छिद्र, श्रवण तंत्रिका, कर्णावृत, कर्णपट, ये सभी हमारे कान के भाग हैं। बच्चों, सबसे पहले आता है बाह्य कान। 3 भागों में बढ़ता है, बाह्य कान, मध्य कान और अंतःकरण। तो बाह्य कान में हमारा ये भाग आता है, बाह्य कान में ये बाह्य कान है, ठीक है। बाह्य कान में क्या क्या कार्य होता है देख लेते हैं। बाह्य कर्ण शरीर के बाहरी भाग होता है, ठीक है, जो दिखाई देता है, हमारे कान दिख रहा है, ये बाह्य कर्ण होता है। बाह्य कर्ण को हम कर्णपल्ल या पिन्ना भी कहते हैं। बहुत सारे जानवर जैसे मछली, चिड़िया आदि जो है, इनमें पिन्ना होता ही नहीं है, बाहर का कान, ठीक है, इनमें बाहर का कान होता ही नहीं, इनको कर्णपिला नहीं बोलते। फिर क्या होता है बच्चों, इनमें जब जो केवल स्तनपाई जानवरों में पाया जाता है, वास्तव में पिन्ना जो होता है स्तनपाई जानवरों का एक अभिलक्षण है। तो कर्ण पिन्ना जो होता है, बल्लभ होता है, वो केवल जो बच्चों को दूध पिलाने वाले होते हैं जीवों को इनके पास ही होता है। अब कर्णपल्ला जो कार्य वातावरण में ध्वनि को इकट्ठा करता है और ध्वनि को इकट्ठा करके कर्णपल्लव यानी अंदर वाले कान में भेज देता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा दूसरा मध्य कर्ण। तो इस तरह से आपने लिखना है कि पहला हमारा बाह्य कर्ण, इसका क्या कार्य है, उसके बाद मध्य कर्ण। तो मध्य कर्ण का क्या कार्य देखिए, ठीक बाह्य कर्ण के बाद आता है हमारा मध्य कर्ण। अब यह क्या है, श्रवण नलिका के अंत सिरे तक एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम कर्णपटल कहते हैं। कर्णपटह या झिल्ली है जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं या ईयर ड्रम कहते हैं। कर्णपटह झिल्ली या डिपेनिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है जिन्हें हम मूकधर्क, निहाई और वलयक या स्ट्रिप कहते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। ये मध्य कर्ण का भाग है, ये 3, ठीक है। ये हिस्सा मध्य कर्ण का है जहाँ पे आपका कान का पर्दा होता है, ठीक है बच्चों। अब मध्य कर्ण क्या कार्य करता है, यह जो वातावरण से ध्वनि के कारण जो है संपीड़न उत्पन्न होता है वो हमारे मध्य कर्ण या पर्दे तक जाता है। फिर क्या होता है, इसमें दाब बढ़ जाता है और यह कर्ण जो पर्दा होता है अंदर का, ये अंदर की ओर दबाव बनाता है, जिससे क्या होता है, ये कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है और इस प्रकार जो कर्ण का पटह होता है या पर्दा होता है वो कंपन करता है। और ये कंपन जो है हमारे जो अंदर की 3 हड्डियां होती है ना, उनको भी कंपन कर देता है और कई गुना बढ़ा देता है। तो मध्य कर्ण क्या करता है, ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाता है, ये इसका कार्य है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अंतःकरण। तो अंतःकरण क्या होता है, अंतःकरण में कर्णावृत द्वारा दाब परिवर्तनों के विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। और इन परिवर्तनों को हम श्रव्य तंत्रिका द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क तक भेज देते हैं और मनुष्य का मस्तिष्क इन विद्युत संकेतों को ध्वनि के रूप में समझता है और बताता है कि ये देख रहा हूँ मैं, ये चीज़ है। तो बच्चों इसी प्रकार ये यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर हो जाता है और मुझे उम्मीद है ये सारा चैप्टर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा।
थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है मेरे को समय की कमी के कारण, और फास्ट बनाना पड़ रहा है, पर आप इसको आराम से ध्यान से देखें, पॉज करके सुने, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पे टॉपिक ख़त्म होते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो ये जल्दी जल्दी हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला है आपका, ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है। तो बच्चों मैंने आपको पहले बता दिया, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है, और यह निम्नलिखित क्या करती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो पहला हमारा प्रहार द्वारा, किसी वस्तु के ऊपर हम प्रहार करते तो ध्वनि उत्पन्न होगी या कंपन हुआ ध्वनि उत्पन्न होगा। दूसरा है तनाव द्वारा, किसी वाद्य यंत्र को हम हिलाएंगे तो उसके द्वारा तनाव उत्पन्न होगा तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वायु के प्रभाव द्वारा, जब बांसुरी या सीटी बजाते हैं तो वायु स्तंभ में उत्पन्न कंपन होता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। चौथा है घर्षण द्वारा, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तब भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक चित्र की सहायता से बताइए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु संपीड़ित और विकलन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों ये चित्र है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो जब आप किसी, ये देखिए हमने यू शेप क्या किया, हमने एक यू शेप को चीज़ ली, हमने उसको हमने जब इसको हिलाया आगे पीछे तो यहाँ पे कंपन होता है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है संपीड़न, कंप्रेशन। यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, आगे फैल रही है, ये फैल रही है, फिर दोबारा कंप्रेस हो रही है, फिर फैल रही है। तो इस प्रकार जो है आपका कंप्रेशन और विरलन उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है, यह प्रयोग द्वारा दिखाओ कि ध्वनि के संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जो मैंने आपको किताब में बताया था बेल जार वाला, ये आप वो पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताएंगे, जिसके द्वारा हम यह दिखा सकते हैं कि निर्गत में, निर्वात में या बिना माध्यम से ध्वनि जो है संचरण नहीं कर पाती है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है। ये प्रश्न है। देखिए, अब ध्वनि तरंगे एक विक्षोभ, मैंने आपको बताया डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती है, जो माध्यम से होकर गति करता है। अब माध्यम चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैसीय हो, में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, बल्कि उनके मध्य की अवस्था में आगे पीछे दोलन करते हैं। तो माध्यम के कणों का विस्थापन ही विक्षोभ का संचरण की दिशा में समांतर होता है, इसीलिए ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं, हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज को पहचानने में सहायता करेगा। तो कौन सा अभिलक्षण है, आयाम। ध्वनि तरंगों का जो आयाम है वही एक लक्षण है जिसके द्वारा हम अपने मित्र की आवाज अंधेरे कमरे से भी सुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, तड़ित की चमक तथा गर्जन के साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो है चमक हमें कुछ सेकंड बाद सुनाई दे, चमक हमें पहले सुनाई दिखाई देती है, जबकि ध्वनि जो है कुछ समय बाद। ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों आपको पता ही है सिंपल सा, कि प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए जब बिजली चमकती है आसमान में तो प्रकाश की गति, जो लाइट चमकती है वो हमें पहले दिखाई देती है, वो हमारी आंखों तक पहले पहुंचती है, क्योंकि उसकी गति ज़्यादा होती है। और ध्वनि जो है बाद में कुछ सेकंड बाद, क्योंकि उसकी गति कम होती है। अब आपको पता है वायु की चाल होती है लगभग कितना होती है, आपकी देख लीजिए 3 × 10⁻⁴ आपका 10, यानी इसको बोलेंगे हम 1 2 3, मतलब 3 करोड़ मीटर पर सेकंड ध्वनि। तो इसको बोलते हैं हम 340 मीटर पर सेकंड से भी अधिक होगी। तो इस कारण जो है समान दूरी के हमें जो है पहले साउंड नहीं दिखाई देता, हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक है, यानी 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक। इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की ज्ञात कीजिए, और वायु में ध्वनि का वेग जो है 344 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये आपको पता ही है। तो हमें क्या दिया हुआ है, वायु का वेग दिया हुआ है 344 मीटर पर सेकंड यानी v, और हमें पता है आवृत्ति v1 कितनी है 20 हर्ट्ज, और हमें ये भी पता है v2 कितनी है 20,000 हर्ट्ज। तो हमने फॉर्मूला पता है आपको, इसमें फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमें ये फॉर्मूला है v = v1 + λ1, यानी आपका क्या आएगा 20 × लैम्डा, यानी 344/20 = 17.5, लैम्डा हमारा 17.2 है। अब दूसरी स्थिति में क्या है बच्चों, 20,000 वाला, उस स्थिति में भी यही वैल्यू है, तो यहाँ पे 344/20,000 यानी 0.0172 मीटर। तो 20 हर्ट्ज तथा 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्तियों की ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्रमशः 17.2 मीटर और 0.0172 मीटर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, दो बालक एल्यूमिनियम पाइपों के दोनों सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के सिरे पर पत्थर से आघात कर रहा है और दूसरे सिरे पर जो है बालक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों को अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरे बालक तक। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है ध्वनि का वेग आपने याद रखना 3.44 यहाँ पे दिया है।
चलो दिया नहीं है, 3.44 मीटर होता है, 46 नहीं, गलत है, 3.44 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने समय निकाला है दूरी बटा वेग। आपको पता है हमने मान लिया x मीटर है दूरी, तो वेग आपको पता है 344 मीटर पर सेकंड है। अब x बटा 344 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम की ध्वनि का वेग होगा आपका 6420 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको x मीटर है, आपको पता है एल्यूमिनियम की पाइप की दूरी हमने सपोज x है, तो दूरी बटा वेग यानी x बटा 6400 मीटर 20 मीटर पर सेकंड। तो x की वैल्यू समय आ जाएगा आपका x बटा 6420 सेकंड, यानी दूरी बटा समय। अब हमने निकालनी क्या है, x की वैल्यू निकालनी। तो वायु से होकर ध्वनि तरंगों का लिया गया समय बटा एल्यूमिनियम से होकर ध्वनि तरंगों का लिया गया समय, x बटा 346 बटा x बटा 6420, तो आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करके ये 54 बटा 18। इसको भी आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपका 54 इज इक्वल टू रेशो पूछा है तो ये आ जाएगा फिर। अतः वायु एल्यूमिनियम से होकर जाने वाले ध्वनि तरंगों का जो लिया गया समय का उसका अनुपात होगा 54 इज टू 18। ठीक है बच्चों, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो इसको, और यहाँ से पॉज करके लिख भी सकते हैं इन प्रश्नों को। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है बच्चों, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए किसी ध्वनि का जो सोर्स है वो 100 आवृत्ति का है, 100 हर्ट्ज का, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति आपको दी है 100 हर्ट्ज और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो सिंपल सी बात है, कंपनों की संख्या क्या होगी, आवृत्ति इंटू समय, यानी 100 इंटू 60 इक्वल टू 6000। तो 6000 बार को ही कंपन करेगा वह सोर्स। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 10, क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश की तरंगें करती हैं। देखिए बिल्कुल, जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है सेम रूल जो है साउंड में भी लागू होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अविलंब आपतन तथा परावर्तन की दिशाएं एक ही तल पर होती हैं, और अविलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा एवं परावर्तन होने की दिशा के कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण I इक्वल टू कोण R। प्रश्न नंबर 11 क्या है बच्चों, ध्वनि एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखते हुए उसके द्वारा पादप ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत का परावर्तक सतह दूसरी स्थित रहे दूरी पर, तो किस स्थिति में प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी, जिस दिन तापमान अधिक हो या जिस दिन तापमान कम हो। तो बच्चों हम उत्तर क्या देखेंगे, माध्यम का तापमान से बढ़ने से ध्वनि के वेग भी बढ़ जाता है, इसलिए जिस दिन तापमान क्या होगा, अधिक होगा, गर्म होगा, उस दिन हमें ध्वनि जो है का वेग अधिक होगा और प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र से सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। प्रश्न नंबर 12 क्या है बच्चों, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावसायिक उपयोग बताइए। मैंने आपको पहले बता दिया था, ध्वनि तरंगों का उपयोग स्टेथोस्कोप में होता है, कंसर्ट हॉल में होता है, और बहुल परावर्तन में होता है, लाउड स्पीकर द्वारा जो भीड़ में हमें कोई चीज़ को संबोधन करना हो तब। तो ये भी आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 13, देखिए प्रश्न नंबर 13 मैथमेटिकल है, तो आपको यहाँ दिया हुआ मैंने नोट्स में, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपने नोट करना बच्चों, लिख लेना। प्रश्न नंबर 14 भी है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। अब अनुरणन क्या होता है बच्चों, रिवर्बरेशन क्या होता है। देखिए किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से जब बार बार टकराती है और काफ़ी समय तक वो ऐसी बनी रहती है, तो बार बार क्या होता है, परावर्तन होता है, और इसी परावर्तन को हम अनुरणन करते हैं। अनुरणन के कारण जो है एक्चुअल ध्वनि हमें साफ नहीं सुनाई पड़ती है। ठीक है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था, हमें छतों और दीवारों पे ध्वनि अवशोषक साउंड ऑब्जर्वर पदार्थ लगाने चाहिए, जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर आदि पर्दे लगाने चाहिए। इसके क्या करते हैं, हम ध्वनि को, अनुरणन को कम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ध्वनि के लिए कानों में संवेदनशीलता की माप जो है ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। समान तीव्रता वाली ध्वनि को भी उनकी प्रबलताओं के अंतर से पहचाना जा सकता है। अब ध्वनि की प्रबलता उसकी ध्वनि की ऊर्जा और आयाम पे निर्भर करती है, तो इस पर आप चित्र के द्वारा भी बता सकते हो। प्रश्न नंबर 17 है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन करें। तो बच्चों जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तब आपको ये बताया हुआ है कि चमगादड़ क्या करता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं, पराध्वनिक वेव्स होती हैं, उनको छोड़ती है, और उनके रास्ते में जो भी शिकार आता है उनसे जब वो ध्वनियाँ टकराती हैं तो वापस उनके कानों में आती हैं, तो इस प्रकार वो पकड़ सकते हैं, उनको वो समझते हैं कि आगे कौन सा कीट है, जानवर है, इस प्रकार वो अपने भोजन को ग्रहण करती हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को साफ रखने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये भी मैंने चैप्टर में बताया आपको। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है, जो वस्तुएं बहुत तंग हो, जैसे सर्पाकार नली हो, रास्ते बहुत तंग हो, जहाँ पर हमारे हाथ नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम पराध्वनि तरंगे भेजते हैं। और उच्च आवृत्ति के कारण क्या होता है, जो धूल और चिकनाई वाली गंदगी वाले जो कण होते हैं ना, वो अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वह पूर्णतः वस्तु साफ हो जाती है। तो
इस प्रकार हम उन भागों को साफ किया जाता है जहाँ पे हमें पहुँचना कठिन होता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 19, सोनार की कार्य विधि और उपयोगों को बताइए। तो बच्चों मैंने ये भी आपको चैप्टर में बताया था। सोनार का प्रयोग देखो जल में स्थित जितने भी पिंड होते हैं उनकी दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए किया जा सकता है। अब सोनार की कार्य विधि क्या होती है बच्चों? प्रेषित जो ध्वनि निकालते हैं, पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं तथा उनको प्रेषित करते हैं। ये तरंगे जल में चली जाती हैं, फिर समुद्र के तल में जो पिंड होते हैं उनसे टकराती हैं। टकराने के बाद ये परावर्तित होकर जो है हमारा संसूचक होता है, यानी जो हमारा सिस्टम होता है जहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे दोबारा ग्रहण कर ली जाती हैं। तो ये संसूचक होते हैं, पराध्वनिक तरंगों के विद्युत संकेतों में बदल देती है, जिससे हम उचित दूरी की संख्या की व्याख्या कर सकते हैं और ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि प्रेक्षण अंतर्ग्रहण के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि वो दूरी कितनी दूरी पर स्थित है ध्वनि वस्तु और किस स्थिति पे। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए सोनार का उपयोग बच्चों समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, इसके अंदर जो चट्टानें, घाटियाँ या पनडुब्बियाँ या हिमशैल या डूबे हुए जहाज होते हैं उनका पता लगाने में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, इसको भी आप मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ से नोट कर सकते हैं, कर लिए हैं इसको। प्रश्न नंबर 21 है, ठीक है, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक पराध्वनिक या सुपरसोनिक वेव का कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए धातु के ब्लॉकों में जो छेदें होती है, दरार होती है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती, तो हम क्या करते हैं इनमें पराध्वनिक तरंगे जो है इन ब्लॉकों में गुजारते हैं। अब प्रेषित तरंगों पता लगाने में संसूचकों का उपयोग किया जाता है, जैसे मैंने सोनार में बताया आपको। तो वो दोष बता देते हैं कि इनमें कोई दोष है, उस दोष की हम स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, फिर उनको हम दूर कर सकते हैं, जैसे ये चित्र में दिखाया हुआ है। अब प्रश्न नंबर 22 है आपका, हमारे कान किस प्रकार कार्य करते हैं? तो बच्चों ये आपको मैंने ऊपर भी बताया हुआ है। देखिए बाहरी कान होता है हमारा, मध्य कान होता है और हमारा अंतःकरण होता है। तो बाहरी कान जो होता है ईयर पिन्ना, वो क्या करता है? कलेक्शन ऑफ साउंड्स, जो साउंड वेव आती है उनको इकट्ठा करता है, फिर अंदर की ट्यूब में भेज देता है, और मध्य कर्ण जो हमारा कर्णपटा होता है वहाँ तक भेज देता है। फिर कर्णपटा या कर्ण का अंदर वाला भाग है, मध्य भाग, उसकी 3 हड्डियों से बिल्कुल बना होता है, मुद्रक, निहाई और वलयक। तो वो साउंड वेव जो वहाँ पे उत्पन्न होती है उसके कर्ण पर्दा जो हमारा हिलता है और इन 3 हड्डियों को हिलाता है, जो कि नर्व्स ऐसा सिग्नल उत्पन्न करती है जो हमारे अंदर का जो कर्णावृत्त है वहाँ तक जाता है, और उनमें फिर श्रवण तंत्रिकाओं के द्वारा वो अंतःकरण के थ्रू ऊपर जाके हमारे मस्तिष्क में जाता है, और जहाँ से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हम सुन रहे हैं। फिर हमारा मस्तिष्क बताता है जज करके कि क्या चीज़ अच्छी है बुरी है, और इस प्रकार जो हमारा कार्य काम करता है, कान हमारा कार्य। तो इसको आप इस भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से इसके टोटल प्रश्न 22 अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप ध्यान से इसको देखें, सुने, समझें और इन प्रश्नों को नोट करें और फेयर कॉपी में अपने होमवर्क के रूप में लिखें। चलिए इस वीडियो को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं।